वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, RO PYQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख रहे हैं और ये टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी को, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने कई सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ लिया है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, और भी हमने कई सारे, जैसे कि इसके पहले हमने मिसलीनियस के क्वेश्चंस भी देख लिए थे। तो पूरी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आप RO का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप देख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ का पैटर्न जरूर देखना है कि UPPSC आयोग का पैटर्न कैसा है, क्योंकि RO के लिए थोड़ा सा जो पेपर है वो लेंथी आता है, मतलब कि थोड़ा सा टफ होता है। ये PCS प्री से, जो UPPCS प्रीलिम्स होता है उससे थोड़ा सा टफ ही होता है RO का पेपर, तो उसको थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान देना है। दूसरी चीज़, आप इस पेपर में जब देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आप एक चीज़ माइंड करेंगे कि यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जा रही है। तो अब आपको करना क्या है, जब आप पढ़ रहे होंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी ऐसा मैं सोचती हूँ, तो आप सब जब पढ़ रहे हैं अपना सब्जेक्ट, तो फैक्ट पर थोड़ा सा ध्यान दें। जिस तरह के फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन फैक्ट्स को याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। जैसे कि युद्धों से संबंधित क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आती है, क्रम से लगाने के लिए आते हैं, ठीक है। कोई भी योजनाएं होती हैं उनके वर्ष पूछे जाते हैं, कोई भी अधिनियम है, संशोधन है, ये पूछे जाते हैं, तो इनके वर्ष भी आपको याद करने हैं। ये फैक्ट आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे और थोड़ा सा ज़्यादा ही पूछे जाते हैं RO की परीक्षा में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, आपको एक और काम क्या करना है, जब भी आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, आपको सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक लिख लेने हैं और टॉपिक आपको पूरे नोट करते जाने, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, कितने बार पूछा गया है प्रश्न। तो आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए वो आपसे बन जाना चाहिए। चाहे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच के स्टूडेंट हैं या फिर आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, दोनों ही आप लोग ये फॉलो जरूर करें, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, समय की बचत भी होगी और आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना काम आपको करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। अब यहाँ तो सामान्य रूप से संख्या पूछ ली, लेकिन UPPSC ने एक बार इनको क्रम से लगाने पूछा था कि ये जो कर्तव्य है, हमारे 11 कर्तव्य हैं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें, तो इनको क्रम से लगाने के लिए पूछा था। इसलिए आपको 11 के 11 जो कर्तव्य हैं उनको क्रम से याद करना है। अब ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस याद करेंगे, और वो याद करना थोड़ा सा कठिन भी होगा, तो आप एक एक शब्द छांट लें हर सेंटेंस में से और उसकी एक ट्रिक बना लें, उन शब्दों को जोड़कर याद कर लें, तो आपको क्रम याद रहेगा, वो शब्द आपको मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से क्रम से लगा पाएंगे, ठीक है। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो ये भारत का राष्ट्रपति है, उसके द्वारा अगर अनुमोदन मिल जाएगा तो उन कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को, राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उनको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि केंद्र के पास सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लोक लेखा समिति के बारे में बताना है कि कौन से जो है सही है, मिलान दिया गया है लोकसभा में, राज्यसभा में और कुल सदस्यता। तो लोक लेखा समिति के लोकसभा से 15 सदस्य लिए जाते हैं, राज्यसभा से 7 लिए जाते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये कई सारी समितियां हैं, इन समितियों के बारे में एक पूरा वीडियो भी आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तो भारत के महान्यायवादी की बात हो रही है, तो ये वाला भी कथन सही दिया गया है। अगला दिया गया, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो महान्यायवादी के लिए कंडीशन नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, केरल के प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। कब गठन हुआ था? 1957 में हुआ था, 1957 में। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा स्वीकृत है। वे 5 अनुच्छेद कौन से हैं? अब ये आपको मौलिक अधिकार के अनुच्छेद याद करने हैं कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18 है जैसे कि, तो स्वतंत्रता का अधिकार उसके बाद है। और ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुसूचियाँ हो गई, संविधान संशोधन हो गए, संविधान के भाग हो गए, कौन से भाग में क्या है, तो सब चीज़ें आपको याद करनी है। इसके ऊपर वीडियोस भी आते रहते हैं, तो आप लगातार ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें, आपको इनके टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, कैग है जो रिपोर्ट बनाता है, उस पर अंतिम कार्यवाही करने की जिम्मेदारी होती है संसद की। अब संसद में क्या आता है? संसद में लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति आता है। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। कहाँ से लिया? तो हमने मौलिक अधिकार यूएसए से लिए। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। अगर कोई भी नए राज्य का निर्माण होता है तो वो संसद को इसकी जो है विधायी शक्ति प्राप्त होती है, विधि बनाने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? मतलब जब संविधान बन गया उसके बाद जोड़ा गया, तो मुफ्त कानूनी सलाह, ये बाद में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? अब धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसके मामले में पूरा अधिकार लोकसभा को ही होता है। मतलब अगर लोकसभा से पारित हो गया तो राज्यसभा बस फॉर्मेलिटी के लिए जाएगा, 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पारित करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो वो पारित समझा जाता है। मतलब पूरी अथॉरिटी जो है, पूरा अधिकार जो है लोकसभा के पास है। तो धन विधेयक लोकसभा की स्वीकृति से पारित हो जाता है, बस राज्यसभा में फॉर्मेलिटी के लिए 14 दिनों के लिए जाता है। मतलब 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपनी संस्तुति देनी ही होती है, ये ऐसा नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न ये भी पूछा गया है, ऐसा कौन सा विधेयक है जिसमें लोकसभा को अधिकार प्राप्त है, पूरा अधिकार? तो ये धन विधेयक ही हो जाएगा। दोनों तरीके से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की पुनरीक्षा के लिए बनाया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध सुधार के लिए बना था। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, 42 सीट्स हैं, तो उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियां, यहाँ एससी की बात हो रही है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए स्थान आरक्षित होंगे। कितने स्थान मिनिमम आरक्षित होंगे? 7। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 11 है जिसमें संघ राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? किसी राज्य का विधानमंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अगर राष्ट्रपति ने भी त्यागपत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति काम करता है, उपराष्ट्रपति ने भी दे दिया तो इसके बाद कौन आएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह ऑस्टिन का कथन है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये पुस्तक रजनी कुठारी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है? न्यायिक सक्रियता मतलब न्याय के लिए सक्रिय होना, ये जनहित याचिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उच्च न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती, ये वाला सही हो जाएगा। बाकी ये वाले कथन गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है। तो ये जो है हम जो मत देते हैं, वोट डालते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने हमको प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये भारत के गणतंत्र का, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, राष्ट्रपिता उसको, इसलिए राष्ट्रपति उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी एक सदन में की जा सकती है। किसी भी अगर संविधान के भाग में संशोधन करना है तो या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में उसकी पहल की जा सकती है।
अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिस्थापित है। तो ये भारत के जो समान न्याय है और समान वेतन, इसकी बात की गई है डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये अंग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं, संविधान के भाग दिए गए हैं और बताना है कि कौन से भाग में क्या है। जैसे कि संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, निर्वाचन की बात की गई है। फिर भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है भाग 16 में। इसके बाद भाग 17 किसकी बात करता है, भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। और भाग 18 जो है, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। ठीक है। तो ये एक प्रकार से आप मिलान कर लेंगे, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा भाग आप याद कर लें, जितने पूरे भाग हैं हमारे संविधान के, सब भाग में कौन से भाग में क्या है। ये थोड़ा आसान भी है, इसके ऊपर एक वीडियो भी आ जाएगा तो आप उससे भी देख सकते हैं। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक सदन का अध्यक्ष और गैर अध्यक्ष होता है, गैर सदस्य होता है। तो ऐसा कौन सा सदन होता है जहाँ पर एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होगा? तो ये राज्यसभा होती है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। वो वहाँ का पदेन सभापति होता है, पद ही दिया गया उसको सभापति बनने का राज्यसभा का। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। इन्होंने अपने जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय के लिए सुशोभित किया है, एक बार से ज़्यादा ये मतलब भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये पुराना प्रश्न है, हालांकि अब तो इसमें संख्या बढ़ जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री की बात हो रही है। अब आप इसको अपडेट करके पढ़ते जाए, जैसे कि जो प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति के रेफरेंस में जो भी प्रश्न मिले, आपको ये टॉपिक पढ़ना है, इतना यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा इसको अपडेट करके पढ़ लेना है कि कौन कौन सा जो भी कौन कौन से प्रधानमंत्री, एक तो क्रम याद कर लें, प्रधानमंत्री का आर्टिकल याद कर लें, उसके बाद आप याद कर लें कि ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर कौन सा और कोई व्यक्ति है जो कि कोई सामाजिक पद पर रहा है या फिर कहीं और है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है। तो ये जो विशेष चीज़ें होती है, जैसे कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, प्रधानमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री सीधे बन गया, कैसे चुनकर आए, ये आपको टॉपिक पूरा पढ़ना है, क्योंकि इससे अलग अलग तरीके से प्रश्न बार बार पूछे ही गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो राज्य का एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका उद्देश्य होता है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी उद्देश्य है। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना हम नहीं करना चाहते। एक धार्मिक राज्य बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ना तो किसी भी आर्टिकल में ये दिया गया है, ना ही हम धर्म की स्वतंत्रता तो देते हैं, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान, लेकिन हम धार्मिक राज्य नहीं बनाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया, इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी भी पर भी कॉल करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आरओ की टेस्ट सीरीज इस बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऑफलाइन मोड में भी लग रही है। तो अगर आप ऑफलाइन लगा सकते हैं, यूपी के हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी गई है और बिल्कुल आपको इसमें जितने जैसा भी आपका इन्वायरमेंट एग्जाम का होता है वही फॉलो किया जाएगा, तो आप यहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी है, अगर आप दूर से हैं, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस के सारा कुछ जो है अवेलेबल है, उसके बैचेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे पेड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।